हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में डाटा इंटरप्रिटेशन या सूचनाओं का विवेचन का एक चैप्टर है, जिससे हर साल 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन यदि आसान थोड़ा सा ध्यान देकर के उसको हल किया जाए तो 5 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 4 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है और अच्छे नंबर लाया जा सकता है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग सूचनाओं के विवेचन या डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन या सूचनाओं का विवेचन, जैसा कि आप नाम से देखिए सूचनाओं का विवेचन, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कुछ आंकड़े दिए गए रहते हैं या कुछ सूचनाएं दी गई होती हैं, जिनके आधार पे दो या तीन क्वेश्चन या एक ही आंकड़े से 5 या 6 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आंकड़े किस तरह के हैं। आंकड़ों को ध्यान से देखिए और उसके बाद तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ बुनियादी जानकारी होनी आवश्यक है, जैसे कि मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे प्रतिशत से रिलेटेड, वृद्धि और कमी, कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई, या औसत अनुपात या समानुपात, ठीक है, और लाभ और हानियाँ। यही मेन टॉपिक हैं, जिससे कि आपको कुछ फार्मूले इसमें जो होते हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसके आधार पे डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हम हल करते हैं। जैसे एक यूजीसी का ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यह नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2012 से 15 के दौरान किसी प्रकाशन कंपनी द्वारा पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा जर्नलों की बिक्री की 3 श्रेणियों में बिक्री राजस्व, देखिए लाख रुपए में दिया है, बिक्री राजस्व जो है लाख रुपए में दिया गया है। इन यूनिट्स को आपको ध्यान रखना होगा कि यूनिट्स किस में दिए गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि यूनिट्स को आपको चेंज भी करना पड़ता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी नहीं करना पड़ता है। तो बिक्री राजस्व संबंधी आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 2012 से 15 के दौरान बिक्री राजस्व दिया गया है, ये वर्ष है और ये मध्य, यानी जर्नल, पत्रिका और पुस्तक इधर दिया गया है और इधर ईयर दिया गया है। 2012 में देखिए, ध्यान दीजिए, जर्नल जो है 46 लाख रुपए का बिका, मतलब राजस्व की प्राप्ति हुई, 46 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई उसकी बिक्री से। और पत्रिका से 31 लाख रुपए, पुस्तक से 73, 2013 में 47 जर्नल से, 39 पत्रिका से, 77 लाख रुपए पुस्तक से। 2014 में भी इसी तरह दिया गया, 2015 में भी दिया गया। अभी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको तीनों क्वेश्चन हल करने हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से, देखिए 2015, आपको ये ध्यान देना है कि 2015 कहाँ है, 2015 ये है, ठीक। अब इसमें क्या दिया, पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व, देखिए 2 टर्म इसमें जो है कि देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि 2015 ईयर ध्यान देना है, पुस्तक की बिक्री ध्यान देना है, और कुल राजस्व का ध्यान देना है। पुस्तकों की बिक्री तो कौन सी, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, पुस्तक की, ठीक है। पुस्तक की बिक्री से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, 2015 में 78 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। अब पूछ रहा है कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि 2015 में पुस्तकों की बिक्री से जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो कुल राजस्व का कितना प्रतिशत था, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना है। अब हमें ये निकालना होगा कि 2015 में कुल राजस्व कितना था। तो कुल राजस्व देखिए, जर्नल, पत्रिका और पुस्तक, कुल राजस्व हम निकाल लेंगे। 8 1 9 4 13, ठीक, 7 1 8 17 173 लाख रुपए, ये हो गया 2015 में कुल राजस्व जो है 173 लाख रुपए, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 2015 में पुस्तक से कितना प्राप्त हुआ था, 78 लाख,
अब क्वेश्चन है कि पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। ठीक है, 78/173, 173 है। ठीक है, 173 कुल राजस्व की प्राप्ति हुई और पूछ रहा है कि पुस्तक की बिक्री से जो राजस्व प्राप्त हुआ था 78 लाख रुपए था, तो यह कितना प्रतिशत था इसके। बस इसको हमको निकाल लेना है, 100 से गुणा कर लेंगे इसमें। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कुल जो राजस्व प्राप्त हुआ है उसमें 78 लाख रुपए का जो बिक्री है उसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसमें कुल से भाग देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसको देखिए 7800/173, ये आया 45, यानी 45%। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों, मद यहाँ पे दिया गया है, जनरल, पत्रिका और पुस्तक 3 मद है। तो कह रहा है कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कितने वर्षों में, मतलब यहाँ पे 2012 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 1, 2, 3 वर्ष यहाँ पर दिखाया गया है तो 4 वर्ष, लेकिन 2012 से 13 1 वर्ष हुआ, 13 से 14 1 वर्ष और 14 से 15 तीसरा वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जनरल में 2012 से 2013 में तो वृद्धि हुई है 1 लाख की, लेकिन इसके बाद से वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जनरल। ठीक है, केवल कितने साल में, 1 साल में। अब देखिए पत्रिका में 31 से 39, 39 46 और 51, यानी हर साल वृद्धि होती गई है इसके राजस्व में। तो 2012 से 2013 1 साल, 2013 से 14 में भी वृद्धि हुई, 2014 से 15 में वृद्धि हुई, यानी इसका मतलब तीनों साल इसकी वृद्धि हुई है। और पुस्तक में 73 से 77, 77 से 78, 78 से उतना ही रह गया, यानी यहाँ वृद्धि हुई और यहाँ वृद्धि हुई, तो ये 2 हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वृद्धि तो तीनों में हुई है, जनरल में भी, पत्रिका में भी, पुस्तक में भी। ठीक है, हाँ, तो अब ध्यान दीजिए जनरल में 1 साल वृद्धि हुई है, पत्रिका में 3 साल वृद्धि हुई है, पुस्तक में 2 साल वृद्धि हुई है। अब यहाँ पूछ रहा है कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणी में राजस्व वृद्धि हुई है। अब ये देखिए ध्यान दीजिए कि जनरल और हम पत्रिका को लेते हैं तो यहाँ पर तो 1 ही साल दिखा रहा है, हम 1 तो ले सकते हैं लेकिन हम 2 नहीं ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, क्योंकि 2 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 3 लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। अब यदि हम जनरल और पुस्तक को लेते हैं तब भी 1 ही होगा, हम 2 नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यदि हम पत्रिका और पुस्तक को लेते हैं तो कम से कम 2 मदों की श्रेणी में दिखाना है। तो यदि हम पत्रिका और पुस्तक को लेते हैं तो कम से कम 2 मद हो गए, और कितने वर्षों में, तो 3 तो लेंगे तो 2 हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 मदों में यहाँ पे 2 वर्षों में वृद्धि, 2 मदों में कितने वर्ष वृद्धि हुई है, 2 वर्ष, 2 वर्षों में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। देखिए यदि वर्ष 2016 के दौरान, ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज़ देखिए, 2016 नहीं दिया गया लेकिन तब भी 2016 का पूछा है क्वेश्चन, तो अब कैसे, क्या पूछा है, क्यों पूछा है, इसका ध्यान देते हैं, आगे देखते हैं। यदि वर्ष 2016 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में, ठीक है, लगभग वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में हुई वृद्धि की अनुरूप वृद्धि होनी हो तो वर्ष 2016 के दौरान राजस्व में वृद्धि लगभग क्या होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है यहाँ पे,
हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2016 के दौरान जो कुल बिक्री राजस्व में जो वृद्धि होनी है वो किस अनुसार होनी है कि 2014 की तुलना में जो 2015 में वृद्धि हुई है उसी के अनुसार वृद्धि होनी है। तो वही क्वेश्चन है कि 2016 के दौरान राजस्व में वृद्धि लगभग क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 2014 और 2015 का जो राजस्व आया है उसको निकालेंगे। तो 2014 का कुल राजस्व कितना होगा, कुल राजस्व और 2015 का। ठीक है, तो 2015 का तो हम निकाले थे 173 और 2014 का 169 लाख। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2014 की तुलना में 2015 में जो वृद्धि हुई है, तो यहाँ अनुपात निकालेंगे कि 2014 का राजस्व, 2014 का कुल राजस्व और 2015 का राजस्व। ठीक है, बराबर। अब इसी के अनुरूप 2016 में भी जो वृद्धि होनी है वो भी वही होना है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 2016 के दौरान जो बिक्री राजस्व में जो वृद्धि होनी है वो 2014 की तुलना में 2015 में हुई वृद्धि के अनुरूप होना है, तो इसी के अनुसार होगा। तो यानी ये 2015 बटा 2016 का कुल राजस्व का राजस्व। अब देखिए तो यहाँ पे 2016 तो हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है हमको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2016 के राजस्व में वृद्धि बराबर हो जाएगा इतना गुणा इतना हो जाएगा। यानी हम केवल अब मान रखते हैं, इसका मान कितना है 2015 का 173, इसका इसमें गुणा है 173 में 173 से, क्योंकि इसका 173 ही है और ये जो है यहाँ आ जाएगा। अनुपात को तो पता ही होगा कि यदि मान लीजिए हम ए बटा बी इजिकल टू, यदि मान लीजिए हम कोई x बाई वाई है, तो यदि हमको y का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये इसका इसमें गुणा हो जाता है और इसका इसमें गुणा होता है, a y और b x। तो y का मान निकालना होगा, y इजिकल टू हो जाएगा, यह a नीचे चला जाएगा यानी b x बटा a हो जाएगा। बस यही करना है यहाँ पे भी। ठीक है, तो 173 इंटू 173 अपॉन 169 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसे भाग दे देंगे। 173 इंटू 173 इक्वल टू हो जाएगा 29,929 बटा 169। ये बराबर हो जाएगा 177.09 समथिंग के, यानी 177 लाख रुपए का राजस्व 2016 के दौरान आएगा, यानी ऑप्शन 4। बस यही करना है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पुराने पेपर को निकालिए और उसको हल कीजिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको हल करने में उतनी ही आसानी होगी और एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से इस तरह के क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, ये भी यूजीसी का ही क्वेश्चन है जो पिछले साल प्रीवियस ईयर के पेपर में दिया गया था। किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा एमसीए छात्रों के संबंध में आंकड़ा छात्रों के प्रदर्शन तथा लिंग के अनुसार तालिकाकृत किया गया है। आंकड़े को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखा गया है, लेकिन संयोगवश कंप्यूटर वायरस के कारण कुछ आंकड़े नष्ट हो गए। केवल निम्नांकित आंकड़े अविरक्षित किए जा सके। एमसीए छात्रों की संख्या दिया है और उसको भी कैटेगराइज किया है, कुछ वर्गों में विभाजित किया है प्रदर्शन और लिंग के अनुसार। इसमें पुरुष और महिला प्रदर्शन के आधार पर औसत, उत्तम, उत्कृष्ट और यहाँ पे टोटल किया है, यहाँ भी टोटल किया है। अब देखिए कहने का तात्पर्य क्वेश्चन ये दिया है कि जैसे कुछ डाटा था एमसीए छात्रों का और उसको जो है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में रखा गया था, लेकिन वायरस के कारण कुछ आंकड़े जो है नष्ट हो गए, कुछ ही बच पाए। अब उसमें क्या दिया है कि महिलाओं की कुल संख्या दी गई है, वो बचा हुआ है। पुरुष के मामले में उत्कृष्ट पुरुष जो हैं वो 10 हैं और उत्तम जो है छात्रों की संख्या वो 30 दी गई है। हमारे पास यही डाटा है। नीचे कुछ डाटा और दिया गया है।
पैनिक बटनों को दबाया गया किंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। एक विशेषज्ञ समिति की गठन किया गया जिसने यह निर्णय किया कि निम्नलिखित तथ्य स्वतः साक्ष्य थे। ठीक है, अब ये आंकड़े दिए गए हैं, 3 आंकड़े दिए गए हैं इसके संदर्भ में। आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे, आधे छात्र, अब छात्र में मतलब पुरुष और महिला दोनों आएंगे। ठीक है, 40% जो छात्र थे वो महिलाएं थीं। ठीक है, पुरुष छात्रों में 1/3 औसत स्तर के थे। अब देखिए, पहले आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इस बॉक्स को भरना होगा, जहाँ जहाँ छूटा हुआ है पहले इसको भरना होगा। भरने के बाद ही आप ये 3 क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसको हल कर पाएंगे। तो आइए इसको भर के देखते हैं। पहला देखते हैं, आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे, तो अभी तो ये नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्या दिया है, 40% छात्र महिलाएं थीं। अब देखिए यहाँ पे 32 महिलाओं की संख्या कितनी है इसमें, 32, यानी 40% जो दिया है वो क्या है, वो 32 है। तो 100% कितना हो जाएगा, बस समथिंग, कुछ नहीं, सिंपल है। 40% दिया है कि महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या यहाँ पर दिया है पहले से ही 32, तो 100% कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 32 गुणे 100/40, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और 40 से भाग दे देंगे बस। ठीक है, यानी कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 80। यहाँ पे हम छात्रों की संख्या को ले लेंगे 80। ठीक है, एक खाना भर गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यदि कुल छात्रों की संख्या 80 है और महिलाओं की संख्या 32 है, तो पुरुष छात्र कितने हो जाएंगे, 48। ये भी भर लिए हम। ठीक, अब हमें तीसरा क्या दिया है कि पुरुष छात्रों में 1/3 औसत स्तर के थे। पुरुष जो छात्र हैं 48, उसमें से 1/3, इसका 1/3 स्तर थे, मतलब औसत इसमें भरा जाएगा। औसत स्तर थे तो पुरुष छात्र जो है 1/3। अब कुल पुरुष छात्र कितने हैं, 48, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 48 का 1/3। ठीक, यानी 16, यहाँ हम 16 लिख देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, पुरुषों में औसत छात्र पता चल गए, औसत पुरुष छात्र 16 हैं, उत्कृष्ट 10 हैं और कुल जो है 48 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है 22 हो जाएगा। टोटल 48 होना चाहिए, दो हमको पता चल गया, तीसरा नहीं पता था, तो हम क्या किए कि इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दिए, तो 22 निकल आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर उत्तम जो छात्र हैं उनकी संख्या 30 है, हमको 22 निकला, मतलब 22 पुरुष छात्र मिल गए हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 22 8 30। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पहला क्या दिया है कि आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे। ठीक है, आधे छात्र मतलब उसमें पुरुष और महिलाएं जो हैं दोनों शामिल हैं। तो 40 जो होंगी, 40 वो क्या होंगे, उत्तम और या तो उत्कृष्ट हैं या तो उत्तम है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 30 उत्तम हो गए और उत्कृष्ट तो 10 ही तो बचेंगे, क्योंकि 40 कहा है आधे छात्र या तो उत्कृष्ट हैं या तो उत्तम है, और 30 जो है उत्तम हो गए तो उत्कृष्ट बचे 10 ही, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं में उत्कृष्ट महिलाएं 0, एक भी नहीं थी। ठीक है, जब 10 यहाँ पर हो गया तो 10 और 0 10 ही तो होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 2 खाने बचे हुए हैं, आसानी से निकल आएगा। 32 यहाँ पे कुल महिलाओं की संख्या 32 है, उत्तम 8 हो गया, 0 उत्कृष्ट हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, औसत 24। औसत कुल कितना हो जाएगा, 6 4 10, 2 1 3 1 4 40। अब देखिए इन तीनों जोड़िए, 40 30 70 10 80। अभी हमारे पूरे आंकड़े हमको मिल गए, जो इसमें दिए गए थे और जो ये 3 आंकड़े और दिए गए थे, तो उनके आधार पे हम पूरा आंकड़ा हमको प्राप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, कितनी महिला छात्राएं उत्कृष्ट हैं। अभी इसको देख करके आप आसानी से देख सकते हैं कि कितनी महिला छात्राएं उत्कृष्ट हैं। अब देखिए, महिला के सामने जाइए और उत्कृष्ट के नीचे आइए, देखिए क्या 0 है, सिंपल 0। दूसरा, महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है। ठीक है, महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है, उत्तम ये मतलब 8 महिला छात्रा जो है उत्तम है, और कुल जो है, अब अनुपात पूछा है तो अनुपात का मतलब है कि कुल में पूछ रहा है कि महिला छात्राओं का कितना अनुपात।
मतलब कुल जो महिला छात्राएं हैं उनमें कितनी महिलाएं जो हैं वो उत्तम है। तो अनुपात पूछ रहा है, तो कुल महिलाएं जो हैं वो 32 हैं और कितनी उत्कृष्ट है, उत्तम है उसमें, उसमें 8 उत्तम है। ठीक है, ये इसका मतलब 1/4। अब इस भिन्न का मान कितना होता है, 0.25। दूसरा सही हो गया। देखिए कितना आसान है। अब देखिए उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है, उत्तम छात्रों का। अब यहाँ पे उत्तम छात्रों दिया है, तो छात्रों में यहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों आएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए उत्तम में कुल कितने छात्र उत्तम हैं, 30। उत्तम छात्र जो है वो 30 हो गए। और पुरुष कितने हैं उसमें, पुरुष जो है वो 22 हैं। उत्तम पुरुष जो है इसमें 22 हो गए, मतलब उत्तम पुरुषों की संख्या जो होगी वो 22 है। अब इसमें अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात जो होगा वो मतलब उत्तम पुरुषों का कुल छात्रों में कितना अनुपात है, 22 उत्तम छात्र है ना, उत्तम पुरुष छात्र हैं, और कुल जो है वो 30 हैं। तो कुल में जिसका पूछता है उस जो टोटल होता है वो नीचे होता है, और जिसका अनुपात पूछते हैं वो ऊपर होता है। ठीक है, अब देखिए अब इस ये जो है 11/15 हो गया। अब इसका अनुपात हमको निकालना है, 11/15 का अब अनुपात में निकालना है। तो 11 में 15 से हम लोग भाग दे देंगे, तो भाग देने पे आएगा 0.73। देखिए दूसरा सही है। कितना आसान है। बस आपको इसी तरह के क्वेश्चन हल करने हैं और बराबर प्रैक्टिस करना है। पिछले साल कुछ क्वेश्चन उठाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको एग्जाम हॉल में आसानी होगी, और इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ फार्मूले आपको याद रखने होंगे, जैसे अनुपात के, भिन्न के, प्रतिशत के, लाभ हानि। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन, कुछ फार्मूले जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे, और हमारे ख्याल से सबको याद रहता है आसानी। कोई बहुत टिपिकल फार्मूले नहीं होते हैं, आसानी से याद हो जाएंगे आप लोगों को, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल AS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।